हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ध्येय आईएएस की कोचिंग के आरओ के जो टेस्ट पेपर चलाए जा रहे हैं, ये आप पढ़ेंगे आज की क्लास में। और आज हम लोग टेस्ट पेपर करेंगे जीएस नंबर 3। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी के भी ऑलरेडी ध्येय आईएएस के 2 टेस्ट पेपर हो गए हैं। और साथ ही साथ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि निशु मैम के द्वारा कराए जा रहे हैं। और दूसरा पीसीएस मंत्रा के भी टेस्ट सीरीज मिलेंगी जो शरद यादव सर के द्वारा अर्थात मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप आरओ के लिए 3 कोचिंग के जो कि बेस्ट कोचिंग होंगे आपके लिए, यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज वैसे भी किसी भी जगह नहीं मिल रही, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगी आपको। किसी भी तरीके से हम कोशिश करके आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र कहा जाता है? तो इसको अमलैंड भी कहते हैं और हिंटरलैंड भी, दोनों बातें एक ही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों ही, क्योंकि ये प्रश्न जो पेपर है ये मुख्यतः ज्योग्राफी पे ओरिएंटेड है। अगला प्रश्न है आपका, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप किस चीज का निर्माण होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संप्राय मैदान का। अब जैसे आप देखेंगे कि जब नदियाँ कई राज्यों से होकर जब समुद्र के किनारे जाती हैं और समुद्र में जो है कि मिलती हैं, तो समुद्र के मिलने से पहले जो आसपास के क्षेत्रों का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम संप्राय मैदान कहते हैं। जैसे आप मिसिसिपी मिसौरी का बेसिन देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में, इसी तरीके से पेरिस का बेसिन देख सकते हैं। भारत में जो अरावली जोन का क्षेत्र है, गंगा का जो क्षेत्र है, ये सभी संप्राय मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर दे रहा है कुछ प्रमुख घाटियां हैं और उससे संबंधित उनकी लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न चल रहे हैं। देखेंगे रैबिट घाटी कहाँ है, हैप्पी घाटी कहाँ है, हंटर घाटी कहाँ है, स्वात घाटी कहाँ है। अब आपको चारों में से कुछ भी नहीं पता है तो एक प्रश्न जरूर पता होगा, अगर आप लोग लगातार तैयार कर रहे होंगे तो देखिए स्वात घाटी आपको पता होनी चाहिए। स्वात घाटी कहाँ पर देखने को मिलेगी? पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। अब इसी तरीके से आप मिलान कर लीजिए कि डी का 3 कहीं पे दिख रहा है तो एक जगह दिख रहा है हमें, तो इसी आधार पर हम बी ऑप्शन लगा देंगे। तो चलिए बाकी को भी मिला लेते हैं। रैबिट घाटी आपके यूएसए में देखने को मिलती है, हैप्पी घाटी आपके हांगकांग चाइना में देखने को मिलेगी और हंटर घाटी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है? हालांकि भारत में अगर मैं आपसे बात करूं तो भ्रंश घाटी में बहने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। एक तो अरब सागर की ओर गिरती हैं 2, नर्मदा और तापी नदी या ताप्ती नदी कह दीजिए, और दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट नहीं गिरती, हुगली की सहायक नदी होती है जो कि दामोदर नदी होती है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे झील, इतनी बात ध्यान रखना। तो भारत में तो ऐसी कोई झील नहीं है। हालांकि आप देखेंगे क्रेटर झील का निर्माण देखने को मिलता है भारत में, जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील है, मध्य प्रदेश में भी एक झील है, तो ये सब क्रेटर झील है। लेकिन यहाँ जो झील पूछी जा रही है भ्रंश घाटी में, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्टोरिया झील। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगी, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। और इसकी सीमा पर 3 प्रमुख देश आते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 3 प्रमुख देश आते हैं, जिसमें युगांडा देखने को मिलेगा, तंजानिया देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ केन्या भी देखने को मिलेगा। तो ये 3 प्रमुख देश होते हैं जो इनकी सीमा पर स्थित होते हैं और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील होती है। तो अब आपको बताना है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है और संबंधित राज्यों की। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात 3 ऑप्शन तो सही होंगे लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो देख लेते हैं हम लोग। पतरातू झारखंड में, बिल्कुल सही बात है। ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में, यह भी सही है। लेकिन चमेरा की बात करेंगे तो चमेरा आपके पंजाब में नहीं है। चमेरा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। और ये रावी नदी पर स्थित है। किस पर है? रावी नदी पर स्थित है। और बाकी बात करें मुप्पंडाल की, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी कि अगर आप लोग आरओ या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग घटना चक्र की सीरीज को भी देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है 2023 के लेटेस्ट एडिशन की भी। और 2022 की जो एडिशन थी उसको तो कंप्लीट हम लोगों ने पीसीएस 2023 के पेपर से पहले कर लिया था। तो आप चाहे तो 2022 का या फिर जो 2023 की लेटेस्ट और नए तरीके से पढ़ाया जा रहा है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, तिब्बत के पठार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो तिब्बत के पठार की अगर हम बात करें
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4500 मीटर। हालांकि ये प्रश्न एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेस पे है, तो आप इसे याद रख सकते हैं केवल। फिर अगला प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है आपके यूपी पीसीएस में, तो आरओ के एग्जाम से पूछने की संभावना है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ प्रमुख रेल मार्ग दिए गए हैं और उनसे जुड़ने वाले स्टेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही सुमेलित हैं। तो ट्रांस साइबेरियन की अगर हम बात करेंगे तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक तक जाता है, जो कि आपके जो यूरोपीय रूस है, जो यूरोप का हिस्सा है रूस का, वहाँ से शुरू होकर एशिया के रूस तक जाता है। तो बहुत ही एक लंबा जो है कि ये रूट देखने को मिलता है। साथ ही साथ कनाडियन पैसिफिक की बात करेंगे तो हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर आइलैंड तक जाता है। ट्रांस एंडियन की बात करेंगे तो वेलपेराजो से लेकर ब्यूनस आयर्स तक। वेलपेराजो कहाँ का क्षेत्र है? जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, जो कि किस में जाके खुलेगा? ये भी आपके अटलांटिक महासागर, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, वहाँ पर। तो एक तरीके से ये भी रूट फॉलो करता है। लेकिन केप काहिरा की बात करें तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केप काहिरा रेल मार्ग काहिरा और केप टाउन के बीच में स्थित है, न कि वर्षा और काहिरा के बीच में। तो ये केप टाउन के मध्य स्थित है। तो बाकी ऑप्शन सही है, तो केवल डी आपका यहाँ पर गलत है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपने आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी एक है, तो वहाँ पे भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, नगर दिए हुए और देश दिए हुए हैं, और प्रश्न पूछा जा रहा है उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको नगर बताने हैं और वो किस देश से संबंधित है। जैसे डार्विन की बात करें तो क्या ये दक्षिण अफ्रीका में आता है? लागोस की बात करें तो क्या ये नाइजीरिया में आता है? नैरोबी की बात करें तो क्या ये केन्या में आता है? तो आपने तीसरा तो जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि जब आपने स्टडी की होगी यूनेप की, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम, तो आपने पढ़ा होगा कि इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पे है? नैरोबी में है। तो नैरोबी कहाँ की राजधानी? केन्या की। तो तीसरा ऑप्शन तो आप देख रहे हैं कि सही है, लेकिन क्या लागोस और डार्विन भी सही हैं? तो ये आपको देखना होगा। तो लागोस तो सही है, लेकिन डार्विन आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, न कि दक्षिण अफ्रीका में। जैसे डार्विन हो गया, पर्थ हो गया, सिडनी हो गया, ये सब जो शहर हैं ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं, दक्षिण अफ्रीका के नहीं। तो सेकंड और थर्ड सही मैच है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? यानी बुद्धिमान मानव जो हम लोग होमो सैपियंस है, इनका निकटतम पूर्वज किसे माना जाता है? तो वो हो जाएगा क्रो-मैग्नन को। किसको माना जाता है? क्रो-मैग्नन को, क्योंकि इसे माना जाता है निकटतम पूर्वज, जो कि आपके यूरोप, अफ्रीका, इजराइल में मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलेंगे। अरल सागर निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये रिपीट किया जा चुका है। तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है, यानी ये दोनों की सीमा पर स्थित है। और मध्य एशिया में ये लवड़ी झील की, क्योंकि लवड़ इसमें पाया जाता है, तो ये सबसे बड़ी झील भी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 11 नंबर के प्रश्न को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जैसे ड्रैंकेसबर्ग पर्वत, फेल्लाह, उत्तमासा अंतरीप, और यहाँ पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। अब अगर आपने ड्रैंकेसबर्ग पर्वत को सुना होगा तो आप बता सकते हो कि दक्षिण अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका कंट्री है, उसमें देखने को मिलता है। फेल्लास की बात करेंगे तो ये मिस्र के किसान को कहा जाता है, और उत्तमासा अंतरीप ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है, जिसे हम लोग उत्तमासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, तो इसे ही कहा जाता है उत्तमासा अंतरीप, जो कि आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों ही ऑप्शन अफ्रीका से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पठार और देश। कोलोराडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया माइनर मिस्र, अनातोलिया का पठार फ्रांस, चियापास का पठार अर्जेंटीना। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन सा सही है। तो केवल पहला ही सही है, क्योंकि कोलोराडो का पठार आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा, यह आपके रॉकी के समीप देखने को मिलता है। लेकिन एशिया माइनर की बात करेंगे तो ये मिस्र में नहीं बल्कि तुर्की में देखने को मिलेगा। एनातोलिया के पठार की बात करेंगे तो ये भी आपको तुर्की में ही देखने को मिलेगा। चियापास की बात करेंगे तो ये दक्षिणी मैक्सिको में देखने को मिलेगा, यानी कि मैक्सिको में देखने को मिलता है, न कि अर्जेंटीना में। तो इस तरीके से ए ऑप्शन केवल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख कुछ खान क्षेत्र दिए, यानी कि माइनिंग की जो जगह है, माइनिंग क्षेत्र, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे लैब्राडोर गर्त, करागांडा बेसिन, सुपीरियर झील प्रदेश, टाम प्राइस हिल। अब यहाँ पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन से लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, यानी कि लोहे का खनन कहाँ कहाँ से किया जाता है। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 3, 4, क्योंकि सुपीरियर झील
भी इसमें आती है, टाइम प्राइस हिल भी आती है और लैब्राडोर गर्त भी आती है। लेकिन करागांडा बेसिन नहीं आता है क्योंकि ये रूस के अंतर्गत आता है और रूस में भी ये कोयले के खनन से संबंधित है, न कि आपके लॉ अयाज के। तो देखिए जो ग्रेट लेक्स आप लोग पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका में, सुपीरियर झील उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा लॉ अयाज का खनन क्षेत्र। और करागांडा जो क्षेत्र है ये बहुत ही फेमस है रसिया का, जहाँ पे कोयले का खनन किया जाता है और ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है वहाँ पर। तो आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसी तरीके से आपको अदर ऑप्शन के माध्यम से जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब ये जो स्थानीय पवनें उत्पत्ति होती हैं, जैसे आप देखेंगे कि अपने भारत में लू कहते हैं उसे, और साथ ही साथ जो है कि गर्म हवा कहते हैं, समुद्र के किनारे से उठने वाली हवाएं होती हैं। तो ऐसे ही पूरी दुनिया में भी जगह जगह कुछ स्थानीय पवनें उत्पन्न होती हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? पर्वतों के ऊपरी भाग, मरुस्थल, तटीय भूमियाँ, क्या ये तीनों ही कारक उत्तरदायी होंगे या नहीं? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राकृतिक कारक तीन ही नहीं बल्कि उनसे भी ज़्यादा। अगर पर्वतों के ऊपरी भाग को आप देखोगे तो वहाँ से कुछ ठंडी हवाएं चलेंगी, मरुस्थल में कुछ गर्म हवाएं चलेंगी या धूल भरी आंधियाँ चलेंगी, और तटीय भूमि जो कि समुद्र के किनारे वाली भूमियाँ हैं तो वहाँ पर एक अलग प्रकार की हवाएं चलती हैं जो शाम को ठंडक का एहसास दिलाती हैं और दिन में गर्मी का एहसास दिलाती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर इसमें कारण बनते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु राज्य, केरल राज्य, कर्नाटक राज्य या उपरोक्त सभी राज्यों? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 15 का डी, क्योंकि जब आप दक्षिण भारत की स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपका जो नीलगिरी की गांठ होती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक वाला हिस्सा जो ये ज्वाइंट हो रहा है, फिर यहाँ केरल का हिस्सा और यहाँ पे तमिलनाडु का हिस्सा। तो ये तीनों ही राज्यों से संबंधित है, तीनों ही राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूँ तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम लोग कहते हैं दोदा बेट्टा, जो लगभग 2637 किलोमीटर मतलब 37 मीटर की उसकी हाइट है। और अब मेरा एक प्रश्न आपसे है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर आप लोग इसका उत्तर बताते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग घटना चक्र की इंडियन ज्योग्राफी सीरीज जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके, जहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, इसका कारण क्या है? अब जैसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब भारत का आप कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अरुणाचल का जो सबसे पूर्वी छोर है और गुजरात का जो सबसे पश्चिमी छोर है, इन दोनों के बीच में जो टाइम का अंतर है वो लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो ऐसा क्यों है, यही पूछा जा रहा है। भारत का विशाल देशांतरी विस्तार, भारत का विशाल अक्षांशीय विस्तार, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध विभाजन या पृथ्वी का घूर्णन? तो देखिए समय को निर्धारित करने के लिए हमें देशांतर रेखा का सहारा लेना होता है, न तो अक्षांश का न पृथ्वी के घूर्णन का, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन से तो मतलब किसका होता है? दिन और रात का, क्योंकि वो घूर्णन करती है तो 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात की बात होती है। लेकिन देशांतरी विस्तार से हम केवल समय का विस्तार करते हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जी बिल्कुल घिरा हुआ है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से स्पष्ट करती हैं। तो अब आपको देखना है कि ये जो इस तरीके से जो हम भारत का नक्शा बनाते हैं कुछ इस तरीके से चिकन नेक गलियारा जिसे कहते हैं, तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा नेपाल, इस तरफ आपको भूटान देखने को मिलेगा इसके पूरब में, और ऊपर आपको चाइना देखने को मिलेगा। तो ये 3 देशों से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। तो यहाँ पे सत्य कथन की बात पूछी जा रही है, तो 1 और 2 दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? हाइड्रोपोनिक्स जो कि जल में पौधों को उगाना, हॉर्टिकल्चर बागवानी करना, बीटीकल्चर अंगूर की खेती, और एपीकल्चर रेशम कीट पालन। तो आप देखेंगे कि ऊपर के ए बी सी तीनों सही है, लेकिन डी वाला गलत है, क्योंकि एपीकल्चर जो होता है वो रेशम कीट पालन नहीं बल्कि मधुमक्खी पालन होता है। तो रेशम कीट पालन किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। तो ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न 19 नंबर, वायुमय या वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है और ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है। तो देखिए ये जो केवल वर्ड होता है ना, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड होते हैं, यानी ये बहुत रिस्की वर्ड होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है? ऐसा नहीं है। समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है वो हमारे लिए
अच्छी मानी जाती है, लाभदायक मानी जाती है, जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को रोकती है। लेकिन क्षोभ मंडल में भी आपको 2 से 4 किलोमीटर की दूरी में ओजोन परत देखने को मिलती है, जो प्रदूषणकारी होती है और जो ओजोन को प्रदूषण की श्रेणी में रखती है। इसीलिए जब भी आपसे पूछा जाता है कि प्रदूषणकारी कौन कौन सी गैसें हैं, तो उसमें ओजोन भी आती है, लेकिन वो ओजोन समताप मंडल की नहीं बल्कि क्षोभ मंडल की होती है। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, लेकिन पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इसका आयतन होता है वो बहुत ही कम धारण किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सा सबसे पहले घटित हुआ? तो अब यहाँ पर आप तभी बता पाओगे इनको जब आप इनके सभी विद्रोहों की एक एक्यूरेट जो डेट है उसको जानते होंगे। तो अगर मैं बात करूँ रामोसी विद्रोह की, तो ये हुआ था आपका 1822 से लेकर 1826 तक हुआ था रामोसी विद्रोह। गडकरी विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1844। अच्छा, ये दोनों विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही विद्रोह महाराष्ट्र में हुए थे, किसानों के द्वारा किए गए थे। अगर मैं बात करूं रंगपुर विद्रोह की, तो रंगपुर विद्रोह आपको देखने को मिलेगा 1783 में। कब होता है ये? 1783 में। और ये भी किसानों के द्वारा किया गया था, लेकिन ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में हुआ। और नील विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1859 में, और यह भी बंगाल के क्षेत्र में ही हुआ था, किसानों के द्वारा जो नील की खेती के विरोध में था। तो सबसे पुराना यानी सबसे पहले जो घटित हुआ वो 1783 में रंगपुर विद्रोह घटित हुआ। और रंगपुर विद्रोह कहाँ पे हुआ था किसानों के द्वारा? तो ये बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न को देखते हैं 21 को। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। यह बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि भारतीय समाचार पत्र का जो मुक्तिदाता होता है वो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। और अगला क्या पूछा जा रहा है? बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। यह बात आप कह सकते हो कि उदार तो था, लेकिन मुक्तिदाता आप नहीं कह सकते इसे। तो ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, 22 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों तथा उनके उद्देश्यों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सप्रू आयोग का जब गठन किया गया तो क्या बेरोजगारी की समीक्षा करने के लिए किया गया था? ये पूछा जा रहा है आपसे। वहीं पूछा जा रहा है हंटर आयोग, तो क्या ये शिक्षा के विकास से संबंधित था? और एक इनाम आयोग, यह भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित था। तो ये तीनों ही बातें सही हैं दोस्तों, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे सर हंटर आयोग तो एक गठित हुआ था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की समीक्षा करने के लिए। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहास में 2 हंटर आयोग बैठे थे, 2 हंटर कमीशन थे। एक आपका आता है शिक्षा से संबंधित, जो कि 1882 में गठित हुआ था, और ये वही वाला पूछा जा रहा है। और एक आता है आपका 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसके बाद गठित हुआ था। तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, क्या वो सही थी या नहीं थी, इस पर ऑब्जर्वेशन या इस पर रिव्यू करने के लिए गठित हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा भी सही है। सप्रू आयोग का जो गठन हुआ था ये 1934 में हुआ था, और ये बेरोजगारी की समीक्षा करने के लिए किया गया था। जो कांग्रेस की जो सोशल सर्विस लीग खोली गई थी, मतलब सोशल जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंतर्गत किया गया था। और इनाम आयोग की बात अगर हम करेंगे तो ये 1882 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। सॉरी, यहाँ पे 1882 नहीं होगा दोस्तों, ये 1852 था। इनाम आयोग आपका 1852 था, और ये भूमि संबंधित था जो लॉर्ड रिपन ने इसको गठित करवाया था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर था? तो स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पे कौन सा आएगा? तो एक एक करके हम देखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना सन 1600 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया, और यहाँ पर अब पूछा जा रहा है पुर्तगाली की, तो पुर्तगाली की जो कंपनी थी वो 1498 में गठित हुई थी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कोलबर्ट के सहयोग से 1664 में गठित की गई थी। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि सबसे पहले स्थान पर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, जो कि वास्को डिगामा के तहत जो है कि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने, विश्वनाथ बालाजी ने, या सदाशिवराव भाऊ ने, या माधवराव ने किया? तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध था ये कब हुआ था? 1761 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1761 में। और अगर मैं आपसे पूछूं पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। और अब आपको सेकंड युद्ध को बताना है कि पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था। हालांकि ये हुआ था अकबर के समय में, लेकिन कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो अपने प्रश्न पे वापस आते हैं। तो 24 का हो जाएगा सी ऑप्शन कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, इसमें सदाशिवराव भाऊ ने जो है कि इसका नेतृत्व किया था। आपने एक मूवी भी देखी होगी, मराठा मूवी, जिसके अंतर्गत अर्जुन कपूर ने एक रोल प्ले किया सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में, तो आप उसे देखिएगा। और ये जो युद्ध था ये आपका 14 जनवरी 1761 में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया? तो किसे कहा गया था? तो इन्होंने किसको कहा कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का एक आध्यात्मिक पिता का सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के लिए यह स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया था। और ये किसने किया था? ये किया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी 1897 में विवेकानंद जी ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे समाचार पत्र और उनके प्रकाशक। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सही सुमेलित युग्मों का चयन आपको करना है। तो अगर आप देखेंगे कि स्वदेश वाहिनी CR रेड्डी साहब थे, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सही बात करेंगे तो नेशनल हेराल्ड को लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रकाशित किया गया, और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि पायनियर और स्वदेश वाहिनी ये किसके द्वारा निकाला जा रहा था? तो द पायनियर जो निकाला जा रहा था ये प्रकाशित किया जा रहा था जॉर्ज एलन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज एलन के द्वारा। और वहीं स्वदेश वाहिनी की बात करेंगे तो स्वदेश वाहिनी थी के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा। किसके द्वारा? के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई थी? अर्थात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कहा था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका इनको अलग किया जाए। तो यह जो कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था 1886 में, और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन साहब थे दादा भाई नौरोजी जी, उनकी अध्यक्षता में जब कलकत्ता में हुआ ये अधिवेशन, तो इन्होंने डिमांड की थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ अलग ईयर दिए हुए, तो इनको भी याद रख लीजिएगा कि 1905 का जो अधिवेशन हुआ था ये GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में हुआ था, और ये आपका बनारस में हुआ था। फिर 1903 की अगर मैं बात करूँ तो 1903 का ये हुआ था आपके मद्रास का अधिवेशन था, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे ललित मोहन घोष साहब। और 1885 का जो बम्बई अधिवेशन हुआ था WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब इसके अध्यक्ष थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह बात सही है, क्योंकि इसी के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में क्या किया गया? 3 नए विश्वविद्यालय खोले जाने की बात रखी गई थी, जो कि लंदन विश्वविद्यालय पर आधारित थे। और इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव और घोषणाएं की गई थी। तो यह दोनों ही बातें सही हैं, और इसीलिए भारतीय शिक्षा के लिए ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर। यहाँ आपको देखना है प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 3 तो यहाँ पे सही सुमेलित है, लेकिन एक गलत है। तो हम देखते हैं अवध किसान सभा किसके नेतृत्व में हुई? तो बाबा रामचंद्र जी के नेतृत्व में हुई, यूपी में लखनऊ में। बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक के नेतृत्व में। लेकिन आंध्र प्रांतीय किसान सभा अगर हम इसकी बात करें तो ये इंदुलाल याज्ञिक नहीं बल्कि NG रंगा साहब, जो कि क्या थे? NG रंगा साहब एक किसान नेता थे, इनके नेतृत्व में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, और ये गठन 1928 में किया गया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, लॉर्ड लिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया? तो लॉर्ड लिटन ने प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, या द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, या तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, या इसमें से कोई भी नहीं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, और ये मुख्यतः 1878 से लेके 80 के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का जो समापन हुआ वो गंडमक की संधि के द्वारा हुआ। कौन सी संधि? गंडमक की संधि। कभी कभी आपसे पूछ लिया था कि यांडबू की संधि किसके बीच हुई? तो यांडबू की संधि आपको पता होनी चाहिए। सगौली की संधि जो भारत नेपाल के बीच में हुई, मतलब अंग्रेजों और नेपालों के बीच में हुई, तो सगौली की संधि हुई। यांडबू की संधि आपके म्यांमार और भारतीय ब्रिटिश जो थे उनके बीच में हुई, और गंडमक की संधि अफगानिस्तान के साथ हुई। तो ये अलग अलग जो देशों के साथ संधि हुई है, यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 31 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो उस समय किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो एंड्रयू फ्रेजर साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एंड्रयू फ्रेजर साहब को। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया? तो कैप्टन हॉकिंस के साथ कौन भारत आया था यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विलियम फिंच। क्या हो जाएगा उसका उत्तर? विलियम फिंच, जो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आए थे। और अनारकली कौन थी? जहांगीर की प्रेमिका के लिए कहा जाता था। जैसे आपने कई जगह मीम्स में भी देखा होगा, म्यूजिक में भी सुना होगा, सलीम की अनारकली। तो ठीक है, तो ये उसके लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, महाकवि भारवी जिन्होंने किरातार्जुनी नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राजसभा में निवास करते थे? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किरातार्जुनी नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो भारवी साहब ने लिखा। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, जो कि पल्लव राजवंश, ध्यान दीजिएगा, पल्लव वंश के संस्थापक थे। कौन थे ये? पल्लव वंश के संस्थापक थे। और इनके दरबार में भारवी साहब रहते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक जो महाकाव्य था इसको लिखा। अच्छे प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिएगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जो अदर ऑप्शंस हैं या जो अदर प्रश्न बन सकते हैं वो आपको डिटेल से मैं बताते चलूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख दिए हुए और उनके विषय वस्तु क्या थी? तो प्रथम शिलालेख की अगर हम बात करें तो प्रथम में तो पशु बलि की निंदा की गई थी, ये बात सही है। चौथे शिलालेख की बात करेंगे तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की थी इन्होंने चौथे शिलालेख में। पांचवा शिलालेख धम्म की व्याख्या की गई थी क्या? तो इस पे बात पूछी जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें 13वां शिलालेख जो कि कलिंग युद्ध से संबंधित है, तो आप देखेंगे 13वां तो शिलालेख बिल्कुल सही है, लेकिन 34वें का सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धम्म की व्याख्या नहीं की गई है। धम्म की जो व्याख्या की गई थी वो 11वें शिलालेख में की गई थी। तो 5वें में क्या किया गया था? जो धम्म महामात्र थे उनकी नियुक्ति की गई थी, और जिनको ये निर्देश दिए गए थे कि आप जन जन से मिलकर गांव-गांव में जो है कि जागरूकता फैलाइए और धम्म का पालन करने के लिए लोगों से कहिए, जो कि एक सामाजिक नैतिकता का प्रतीक है, कोई नया धर्म नहीं था। तो यहाँ से आपने देखा 5वें में धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात होती है और धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय था। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिस ने की थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही माने गए, सी ऑप्शन, क्योंकि पाशुपत की जो स्थापना थी वो लकुलिस ने की थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। तो ये बात क्लियर हो गई। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 मंडल है। हालांकि तीसरे मंडल की जो रचना हुई थी वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र की। अच्छा, 10वें मंडल की एक खास विशेषता ये है कि इसमें आपको 4 पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पे 37, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नवपाषाण काल से संबंधित है? जैसे भीमबेटका की गुफा चित्र, पशुपालन के प्रारंभ, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग और पहिए का प्रयोग। तो अब यहाँ पर ये जो प्रश्न बनता है तो इसमें आप देखेंगे 1, 2 मतलब 1, 3, 4 ये तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर आप नवपाषाण काल से संबंधित पशुपालन का प्रारंभ नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तो हम बात कर लेते हैं इसको कि पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो मध्य पाषाण काल में देखने को मिला था। तो भीमबेटका की गुफा चित्र नवपाषाण काल में, पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में और आग का प्रयोग भी नवपाषाण काल में। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, तो फिर ये आप नवपाषाण काल क्यों बता रहे हैं? तो ध्यान देना कि आग की खोज करना एक अलग बात है तब, लेकिन मानव को ये नहीं पता था कि इस आग से हम जल सकते हैं या किसी तरह से हम मांस को पका सकते हैं। तो आग की खोज जरूर पूरा पाषाण काल में हो गई, लेकिन फिर भी वो लोग कच्चा मांस ही खाते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आग से हम इस शिकारी मांस को हम पका सकते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने नवपाषाण काल में आना शुरू किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है यहाँ पे 38 नंबर पे,
हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टेज अर्मेडा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। और पुर्तगालियों में भी अगर आप देखेंगे तो नीना डी कुन्हा जो एक यहाँ के गवर्नर थे, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। धर्म तृतीय रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवनी, ये प्रमुख रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये ज्योतिबा फूले जी के द्वारा लिखी गई हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, ज्योतिबा फूले जी का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होता है वो आता है कि 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये ध्यान देना है 1873 में। और साथ ही साथ इन्होंने 1851 में 1851 में पूना में एक कन्या विद्यालय की स्थापना भी की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखें। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे रैदासी संप्रदाय से, बरकरी संप्रदाय से, निपक संप्रदाय, अब ब्रह्म संप्रदाय। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कि जो नामदेव थे ये आपके बरकरी संप्रदाय से थे। लेकिन मैं आपको इनके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ, चलिए छोड़िए उसको, मैं फिर कभी दे दूंगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही कालक्रम क्या है? तो बाबर ने मुख्यतः भारत में 5 युद्ध लड़े थे, लेकिन जो हम लोगों को याद रहते हैं वो 1526 से लेके 1530 तक के युद्ध याद रहते हैं, जो मुख्यतः 4 युद्ध लड़े गए थे। तो यहाँ पे 3 युद्ध दिए और इनका जो है कि आपसे क्रम पूछा जा रहा है, तो जरा क्रम देख लेते हैं हम लोग। तो खानवा का जो युद्ध लड़ा था इन्होंने, ये लड़ा था 1527 में, और घाघरा का युद्ध लड़ा था इन्होंने 1529 में। वहीं चंदेरी के युद्ध की बात करेंगे जो कि मेदिनी राय के द्वारा लड़ा गया था, तो ये 1528 में लड़ा गया था। तो इस हिसाब से जब आप इसका क्रम बैठाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा खानवा का युद्ध, फिर आपका आएगा चंदेरी का युद्ध, और फिर लास्ट में आएगा आपका घाघरा का युद्ध। तो 3, 1, 2 ये क्रम मिलेगा आपको सी ऑप्शन में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद और उनके कार्य। सुमंत का कार्य विदेश मंत्री के रूप में, सर नौबत सेना भर्ती संगठन, और अमात्य की बात करेंगे तो वित्त एवं राजस्व मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी जो भी पद दिए गए वो तीनों ही सही सुमेलित हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये अष्ट प्रधान वाली बात है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 43। पूछा जा रहा है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? तो राज्य विधान परिषद के कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यह एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो अब इसका जो सही उत्तर आपको देखना है तो क्या देखना होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो दोस्तों ये जो 6 वर्षों का कार्यकाल है वो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, न कि विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद तो एक स्थायी सदन है, इसीलिए इसका कार्यकाल नहीं बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। और अगर आप बात करेंगे आर्टिकल नंबर 169 की, तो इसमें कहा गया है कि संसद को शक्ति है कि वो चाहे तो विधान परिषद का विघटन भी कर सकती है या फिर नए विधान परिषद का गठन भी कर सकती है, बशर्ते इसके लिए राज्य विधानसभा के द्वारा समर्थन किया गया हो या राज्य विधानसभा के द्वारा मांग की गई हो। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? ओबरा, नरौरा, टांडा, सिंगरौली। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये चारों ही यूपी में है, तो आप कहेंगे सर ये तो प्रश्न गलत है, लेकिन प्रश्न को फिर से पढ़िए। उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर एनर्जी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा नरौरा, क्योंकि ये बुलंदशहर में स्थित है और ये परमाणु संयंत्र है, न कि आपका ताप विद्युत संयंत्र, तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, तो इससे क्या तात्पर्य है? इस पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, इस पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती, इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है या न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। तो आप देखो कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है अगर आपका मूल अधिकार प्रयोग में नहीं हो रहा है या इसको कोई खंडित कर रहा है तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। क्या अनिवार्य योग्यता थी? उस गांव का निवासी होना, 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक नहीं, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए और शिक्षित न होना चाहिए। तो 46 में आप देखोगे डी, अगर आप ग्रामीण प्रतिनिधि सभा में अगर शामिल हो रहे हो तो शिक्षा तो सबसे बेसिक चीज़ है, आप शिक्षित नहीं होगे तो फिर आपको कोई शामिल भी नहीं करेगा, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था? तो राजस्व को कौन एकत्रित करता था? तो समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अब बात आती है अंतपाल क्या होते हैं? तो अंतपाल मतलब किसी भी चीज का अंत होना, अर्थात किसी भी सीमा का रक्षक कहलाना। जैसे किसी देश की सीमा जहां पे खत्म होती है वही तो अंत माना जाएगा, तो सीमा रक्षक हो गए। प्रादेशिक की बात करेंगे तो ये प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे, जो राजा के नीचे रहते थे, राजा को रिपोर्टिंग करते थे। और राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था, जो कलेक्शन करता था, वो समाहर्ता होता था। अगला प्रश्न है 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मिड डे मील के माध्यम से हम क्या देने का प्रयास करते हैं? पोषण युक्त भोजन। और पोषण युक्त भोजन की बात आर्टिकल नंबर 47 में लिखी गई है, इसीलिए यहाँ पे। और साथ ही साथ लिखा गया कि मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग पर प्रतिषेध लगाया जाएगा। तो ये आपका प्राथमिक कर्तव्य है सरकार का, तो ये आर्टिकल 47 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग या अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? भाग 11, भाग 12, भाग 10, और यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है। तो पहले आपको ये देखना है कि केंद्र राज्य विधायी संबंधों की बात करें तो ये आ जाएगा आपका भाग 11, 245 से 255। ध्यान देना कि इसी में विधायी और प्रशासनिक दोनों ही विभाग आते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ वित्तीय संबंध की तो याद रखना ऑलवेज कि भाग 12 में होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न मेरा ऑलरेडी एक बार 2019 में पीसीएस प्रीलिम्स में गलत हो गया था, उसके बाद से ये प्रश्न मुझे हमेशा याद हो गया है। तो ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज ना करें, तो ध्यान देना भाग 12 में वित्तीय संबंध है। और यहां जो पूछा गया उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को। यहां हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा, यानी कि अनुपूरक बताया गया एक दूसरे के, या यूं कहे कि दोनों एक दूसरे के साथ संतुलित रहेंगे? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का जो केस था 1980 में, इसके द्वारा कहा गया था। हालांकि केशवानंद भारती केस की बात करेंगे तो ये 1973 में आया, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका क्या? आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचे का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, यह जो निर्णय था केशवानंद भारती में है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, यह सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 52, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा? अगर उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो वहां पे आपको मध्यवर्ती स्तर पे भी पंचायत का गठन करना पड़ेगा। हालांकि ग्राम स्तर पे होता है और जिला स्तर पे होता है, लेकिन अगर खंड स्तर पे करना है तो उस राज्य में जनसंख्या लगभग 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखना, जो कि आर्टिकल नंबर 200 और 201 दोनों में वर्णित है, यहाँ पर किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो प्रोविजन है ये आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई, कनाडा के संविधान से। अगर हम बात करें फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया था राष्ट्रपति के द्वारा, यह भी प्रोविजन यहीं से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये प्रमुख चीजें यहाँ से ली गई हैं। और कनाडा से क्या क्या लिया गया दोस्तों, तो कनाडा से हमने संसदीय व्यवस्था भी ली है। ध्यान देने वाली बात है कि संसदीय प्रणाली हमने कनाडा की ली है, यूके की नहीं। सशक्त केंद्र लिया है, अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास होती हैं, ये सभी चीजें कनाडा से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे? तो आर्टिकल नंबर 355 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया? कि वो बाह्य आक्रमण से और प्रत्येक राज्य में शांति की स्थापना करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। बिल्कुल सही बात है, जहां संविधान की भाषा स्पष्ट है वहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये बात भी सही है, तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। 56 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है? उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है, यही चीज और अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 56 का डी हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है कि नहीं। यही बात गलत है, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि संविधान निर्माण होने से पहले अगर कोई मुद्दा ऐसा है कि जो संविधान निर्माण होने से पहले का है, अंग्रेजी शासन का है, या भारत जब आज़ाद हो रहा था लेकिन संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, अगर उस प्रश्न पे अगर राष्ट्रपति सलाह मानता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या है, बाध्यकारी है, उसे बताना पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन संविधान निर्माण होने के बाद अर्थात 1949 के बाद या 1950 को लागू होने के बाद अगर किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जाए तो सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर रखना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखें 57 नंबर पे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। तो अखिल भारतीयों के लिए क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 312 होगा। क्लियर होगी बात, आर्टिकल नंबर 312। लेकिन आर्टिकल नंबर 249 भी इसी सम्मिलित है कि अगर राज्यसभा यह आशय प्रस्तुत करती है कि यह मुद्दा राष्ट्र हित से संबंधित है तो राष्ट्र हित के कारण 249 का प्रयोग किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करता है। राष्ट्रपति का चुनाव सही है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी, और राज्य विधानमंडल के चुनाव का। तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है इसे भारत का निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि राज्य का निर्वाचन आयोग इसकी देखरेख करता है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। तो आर्टिकल नंबर 248 के अंतर्गत कहा गया है। और आर्टिकल नंबर 249 क्या कहता है, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है संसद। आर्टिकल नंबर 226 जो कि हाई कोर्ट की क्या है, रिट अधिकारिता की शक्ति है। और आर्टिकल नंबर 250 कहता है कि आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर कानून संसद बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, चुनाव में मतदान करना यही गलत है, और अहिंसा से दूर रहना, ये बात आपको बतानी, अहिंसा से दूर रहना तो यह भी गलत है। तो 1 और 2 केवल मूल कर्तव्य में हमारे पहले और दूसरी बातों का रखा गया। हालांकि वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, और इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश जो आई थी 1976 में, यही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है इसके लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम में कौन आया। तो आपको देखना होगा, नागालैंड को मिलता है 1963 में, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये 1971 में बनता है, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये 1987 में बनता है, और सिक्किम की बात करेंगे तो ये 1975 में। तो इस आधार पे ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला, वो भी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों को देखने में होता है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। तो क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, पीछे के अधिक से अधिक एरिया को कवर करते हुए छोटे सी इमेज के तौर पे आपको दिखा देता है। और आप बाइक चलाते समय या 4 व्हीलर चलाते समय या ट्रक वगैरह चलाते समय साइड में आप देखते हो कि आपकी गाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया जाता है जो बहुत छोटे से करके दिखा दिया जाता है, और पीछे कौन कौन सी गाड़ियां आ रही है, कौन कौन सा वाहन आ रहा है, इसको आप देख पाते हो, जो आपको ओवरटेक करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। क्रोमेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी, हेरोलॉजी या उपर्युक्त तो तीनों ही सही हैं। तो आप देखोगे क्रोमेटोलॉजी मतलब होता है विभिन्न रंगों का अध्ययन करना, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन करता है, हेरोलॉजी समय का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ही यहाँ पर सही हैं। अब यहाँ पे अगले प्रश्न का यहाँ से मिलान करने को कहा जा रहा है। साधारण नमक, धावन सोडा, सोरा और नीला तूता, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। साधारण नमक जो खाने वाला नमक होता है उसी को कहा जाता है, और ये होता है आपका NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड होता है। धावन सोडा जो हम कपड़े धोते हैं उसके लिए कहा जाता है धावन सोडा, जो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोरा की बात करेंगे तो ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है, और नीला थोथा की बात करेंगे तो ये कॉपर सल्फेट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मिलान मैंने कर दिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है? स्टरलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये सामान्यतः होती है जल शुद्धिकरण, क्योंकि हम जब जल को शुद्ध कर रहे होते हैं, जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने की जो प्रक्रिया होती है, इसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। जैसे हम क्लोनीकरण कर सकते हैं, ओजोनीकरण या पराबैंगनी किरणों के द्वारा हम करते हैं। तो हम पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन मिलाते हैं ना, तो क्लोरीन की थोड़ी थोड़ी स्मेल आती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पे, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, कॉपर सल्फेट, पीड़ानाशक, चांदी, फोटोग्राफी प्लेट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यानी किसमें किसका प्रयोग होता है? तो आप देखोगे 1, 2, 3 तीनों ही सही है, क्योंकि मैग्नीशियम में क्लोरोफिल देखने को मिलता है, या यूं कहे कि क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है, फोटोग्राफिक प्लेट में चांदी का प्रयोग होता है, तो ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पे, या सांविधिक कठोरता के आधार पे। तो 67 का हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो संवैधानिक आपात होता है, ये आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है इसे। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा कि केंद्र द्वारा दिए गए अगर निर्देशों का पालन सही ढंग से राज्य नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, राज्य में संवैधानिक आपात या संवैधानिक की जगह राष्ट्रपति शासन वर्ड यूज करते हैं, हम वो कह सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है? बहुमत दल का शासन, राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का सम्मिश्रण, स्थायित्व। तो 68 का हो जाएगा डी ऑप्शन, कि स्थायित्व जो है भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुमत दल का शासन तो है, राजनीतिक एकरूपता है, शक्तियों का सम्मिश्रण है, जो गठबंधन होता है, लेकिन शासन का स्थायित्व नहीं होता है। किसी भी समय अगर अविश्वास मत पारित हो गया, अविश्वास मत, तो तुरंत ही सरकार अपना इस्तीफा दे देगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में, अच्छा ये जो स्थायित्व वाली व्यवस्था है, ये यूएस में देखने को मिलती है, संघात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल के लिए फिक्स होता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती है। समझते हैं क्वेश्चन को, किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? यानी कि अगर राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो हम इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो एसआर बोम्मई वाद का जो केस था, उसके अंतर्गत यह निर्णय दिया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो जो ऑर्लोन के बारे में है, तो ये एक्रिलोनाइट्राइल लिखा हुआ है, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इतना तो कठिन शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग नियत तापी है? तो यहाँ पे नियत तापी की बात करेंगे, यानी कि वार्म ब्लडेड की बात हो रही है, और वार्म ब्लडेड में कौन आ जाएगा? आपका पक्षी आ जाएगा, ठीक है, जो वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनका तापमान स्थिर रहता है। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत, धावन मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है वो किस पे काम करता है? धावन मशीन का मतलब क्या हो गया? जो वॉशिंग मशीन होती है आपके घरों में, उसी की बात कर रहा है, और किसी और की चीज नहीं। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्री बल पे काम करता है, नहीं अपकेंद्री सिद्धांत पे। आप देखोगे वॉशिंग मशीन में कि सेंटर में क्या होता है? कुछ नहीं होता, सेंटर में केवल पानी होता है, वो पहिया घूम रहा होता है, कपड़े सारे के सारे किनारे हो जाते हैं, तो यही अपकेंद्री होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, यहाँ पर सवाल है और उसका उपयोग, क्लोरेला का उपयोग एंटीबायोटिक में, एनाबिना का नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लेमेनिरिया का आयोडीन में। तो क्या सभी युग्म सही सुमेलित हैं? तो बिल्कुल सही युग्म सभी सुमेलित हैं, बिल्कुल सही है। 74 है, नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल, या फिर 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया था वो 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स में किया जाता है, यानी 1 से लेकर 100 तक के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी पावर होती है 10 की पावर -9। क्वेश्चन नंबर 75, पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो यह भी सही है, सी ऑप्शन। एक चीज और याद रखना कि जो सेल वॉल होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, ये जंतुओं की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि ये जंतुओं में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तने द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ द्वारा, या भ्रूण द्वारा? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पर आप इसका उत्तर देखेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा, जड़ के द्वारा। और इसके लिए जो ऊतक चाहिए होता है, यानी जो हार्मोन चाहिए होता है, वो जाइलम चाहिए होता है। क्या होता है? जाइलम, जो जल को नीचे से ऊपर लेकर जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने में नहीं होता है? स्टेथोस्कोप, पेसमेकर,
ऑटो एनालाइजर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो 77 का हो जाएगा सी, क्योंकि पेस मेकर भी हार्ट से संबंधित होता है, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर गले में लटकाए रहते हैं उससे भी हार्ट बीट को चेक करते हैं, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ईसीजी होता है ये तो होता ही है आपके हृदय के लिए, लेकिन ऑटो एनालाइजर जो होता है वो ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इन सब की जांच के लिए होता है, न कि हार्ट से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 78 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है, जो जल को संतुलित रखता है आपकी बॉडी में? तो ये हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बात करेंगे अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की, तो ये शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करती है, यानी अगर आपकी इसमें अधिकता देखने को मिलेगी तो शरीर बहुत लंबा हो जाएगा, कमी देखने को मिलेगी तो शरीर बौना रह जाएगा, ठिकना रह जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग होती है? तो जो लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं होती हैं ये सामान्यतः आपको अग्नाशय का भाग होती है। किसका भाग होती है? अग्नाशय का भाग होती है। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? फियोप्लास्ट, जेंथोफिल, रोडोप्लास्ट या लाइकोपिन? तो 80 का बी हो जाएगा रोडोप्लास्ट। अब आप कहोगे कि सर लाइकोपिन भी तो लाल रंग के लिए होता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों कि जो लाइकोपिन होता है वो टमाटर में जो है कि लाल रंग के लिए होता है, न कि शैवालों में लाल रंग के लिए। और जेंथोफिल जो होती है वो हल्दी में पीले रंग के लिए उत्तरदायी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि शैवाल में अगर लाल रंग की बात पूछी जा रही है तो ये रोडोप्लास्ट होगा। अगला प्रश्न होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीरम को सही रूप में प्रदर्शित करता है? तो सीरम में क्या मुख्य रूप से देखने को मिलेगा? तो प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए ई नैम पोर्टल यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्तर पे, इसकी शुरुआत की गई थी अप्रैल 2016 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, होटल, रेस्तरां, गहरी कोयले की खदान। तो श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत किसे आप शामिल करोगे? तो उपरोक्त तीनों ही, क्योंकि यहाँ तीनों ही जगह पे आपको श्रम का एक गहन वैल्यू देनी पड़ती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 84, एक दी हुई समय अवधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। अगर देखिए कीमत भी बढ़ रही है और आपकी आय भी डबल हो रही है, तो जितनी आपकी आय बढ़ी उसी मामले में आपकी कीमत भी तो बढ़ गई, तो वास्तविक आय तो वैसी की वैसी बनी रहेगी, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। अगर कीमत कम रहती और आपकी आय डबल होती तो आप कहते सर अब मेरी बचत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है उतना ही आपकी कीमत बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, तो आपकी आय जो रियल में है वो वास्तविक है, मतलब वो अपरिवर्तित, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देती है, बिल्कुल सही बात है। जैसी कीमत बढ़ती है तो जो आय आपकी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, इंसेंटिव लगता है, वो बराबर कर देता है कि भाई आपको जो प्रॉफिट मिला वो तुरंत ही जो है कि महंगाई ने बराबर कर दिया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? तो जब कैपिटल बनाते हैं, हम कैपिटल बिल्डिंग करते हैं यानी कि पूंजी निर्माण करते हैं, तो इसके लिए आपको बचत भी जरूरी है, उस बचत का निवेश भी होना चाहिए और बचत का संग्रहण भी होना चाहिए। तो बचत का सृजन, निवेश और संग्रहण तीनों ही होना चाहिए, तो डी ऑप्शन होगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मॉरिस डी मॉरिस। अगला प्रश्न है, वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है। तो अल्पकालीन स्तर पे आप बैंकों से लेते हो, तो जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय मुद्रा बाजार, ये सामान्यतः 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए होता है। लेकिन भारतीय पूंजी बाजार जिसको हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं, तो यहाँ पे 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए हम लोग लेन देन करते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए जो हार्मफुल मानी जाती है? तो एम्बर बॉक्स की सब्सिडी, ये माना जाता है कि एम्बर बॉक्स की सब्सिडी को धीरे धीरे जो है कि समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? तो जो ब्लू बॉक्स है ये शर्त पे आधारित होकर सब्सिडी दी जाती है, ग्रीन सब्सिडी की अनुमति दी जाती है, रेड बॉक्स की सब्सिडी तुरंत समाप्त करिए कृषि को छोड़ के। अगला प्रश्न है, श्रम योगी मानधन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना है। तो पहली चीज ये पेंशन योजना और किस क्षेत्र की? असंगठित, जो कि रेगुलर जॉब के आधार पर नहीं होता है। 90 नंबर प्रश्न, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब 1929 में जब ग्लोबल मंदी हुई थी तो
अमेरिका प्रेसिडेंट के द्वारा एक न्यू डील प्रोग्राम चलाया गया था। इस न्यू डील प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया गया था कि लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए, किसी भी प्रकार से पैसा प्रदान करने के लिए लोगों को रोजगार दिया गया, नई नई योजनाएं चलाई गई, जिससे लोगों के पास पैसा आया और जब उस पैसे के द्वारा लोगों ने खरीदना शुरू किया सामान, तो मंदी दूर हो गई। क्योंकि मंदी कब होती है? जब सप्लाई तो बहुत अधिक है लेकिन डिमांड बिल्कुल कम है। क्योंकि डिमांड क्यों कम है? क्योंकि उन लोगों के पास रुपए नहीं है। जब पैसे नहीं है तो आप कुछ खरीदने नहीं जाओगे, और जब कुछ खरीदने नहीं जाओगे तो मार्केट में जितना भी सामान पड़ा है या तो वो खराब होगा या वो पड़े पड़े जो है कि मंदी की स्थिति में ला देगा। क्योंकि कंपनी फिर आगे बनाएगी नहीं, कहेगी जितना माल मेरा फैक्ट्री में पड़ा है, जितना माल मेरा गोडाउन में है, मार्केट में है, पहले वो तो पूरा बिक जाए तभी तो मैं नया माल बनाऊंगा। तो ये मंदी की स्थिति में हेल्पफुल करता है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में भी मदद करता है। तो बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से वित्त मंत्रालय के कार्य हैं? राजकोषीय नीति का निर्धारण करना, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। ये पहले गलत कर दीजिए क्योंकि आरबीआई का कार्य होता है। बजट का राजस्व अनुमान तैयार करवाना, तो ये भी आप देखिए। तो तीसरा ऑप्शन जैसे आप काटेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो 1 2 4 आपका सही हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड, कि अगर आपको एक चीज़ भी ढंग से पता है कन्फर्म तरीके से तो आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न 92, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कि सामान्यतः कृषि में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। 93 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन, सूचना, उपयुक्त में से कौन से मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? तो अगर आप शिक्षा में निवेश कर रहे हो तो भी ह्यूमन कैपिटल तैयार होगा, और कार्यस्थल में प्रशिक्षण दे रहे हो, स्वास्थ्य में निवेश कर रहे हो, और सूचना टेक्नोलॉजी, इन पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो आप देखोगे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कि पांचों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं? तो इसी को हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। तो ये 94 का ए। सामान्यतः क्या होता है कि इसमें जंगलों को काट के भूमि को साफ करके कृषि की जाती है, और जब भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह पे फिर जंगलों को काटा जाता है, पेड़ पौधों को काटा जाता है, और फिर वहां पे कृषि करना शुरू कर दिया जाता है। इसे सामान्य नाम से एक और नाम देते हैं झूम कृषि, जो कि नॉर्थ ईस्ट के साइड में ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, कौन सा एक सही सुमेलित है? लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। देखिए लाल क्रांति में टमाटर के साथ साथ क्या होता है, झींगा मछली की भी बात की जाती है, क्योंकि ये भी लाल रंग की होती है, छोटी छोटी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2005-06 में किया गया था। अगला प्रश्न 97, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती है, इसीलिए जो महिलाएं चांदी की पायल पहनती हैं, अपने पैरों में बिछिया पहनती हैं, तो सामान्यतः कुछ दिनों बाद वो काली होने लगती है। और इसके लिए फिर क्या करते हैं, आप या तो ज्वेलर्स की दुकान पे जाके उसे साफ करा लेते हैं, या फिर अपने घर पे ही साफ कर लेते हैं। चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। तो क्या ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही है? तो बिल्कुल सही है। सिल्वर सल्फाइड की वजह से ही वो क्या करता है, उस पर ब्लैक कलर आने लगता है। 98 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? तो औद्योगिक तंत्र में जब आप डेवलपमेंट करते हो तो पहले निवेश करेंगे, फिर प्रक्रम होगा यानी प्रोसेसिंग होगी, और फिर उसके बाद निर्गत होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ रीजनिंग के प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो आप देखेंगे कि एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, तो आईने में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो अगर आप उसे आईने में देख रहे होंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आईना कुछ इस तरीके से तो रहता है, मान लीजिए इस तरीके से है, तो यहाँ पे 7:20 हो रहा है। चलिए मैं आपको एक घड़ी बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये मान लीजिए ये आपका हो गया 20 मिनट, जहाँ पे आप 4 बजता है और यहाँ पे 7 बज रहा है, तो 7:20। तो जब आप इसे आईने में देखेंगे इस तरफ, तो ये 7 क्या होगा, ये चला जाएगा लगभग 5 और 4 के बीच में, और ये जो 4 पे ये आ जाएगा आपको 8 के आसपास। तो अब आप इस तरीके से देखिए कि 4:40 दिखाएगा 50 मिनट, तो 4:40 दिखा देगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा लॉजिकली है, हालांकि इसका फॉर्मूला भी है कि आप 1160 में से अगर आप माइनस कर देंगे 7:20 को, तो ये जो समय आएगा वो यही आएगा 4:40। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि किसी माह की तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? तो आप ऐसे भी कर सकते हो
कि अगर तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख को आप देखोगे कि मंडे है, तो आपसे पूछ रहा है 21 दिन, तो आप इसमें 7-7 दिन जोड़ते चलो। तो 3 में 7 जोड़ोगे तो 10 तारीख को भी क्या होगा, मंडे, सेम डे रिपीट होगा। फिर 17 तारीख को क्या होगा, मंडे। फिर आप देखेंगे 21 तारीख पूछ रहा है, लेकिन आप 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 को मंडे देखने को मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ 17 के बाद आपको अगर 21 तक आना है तो मंडे के बाद आप क्या करोगे, 18 को कौन सा दिन पड़ेगा, ट्यूसडे, और 19 को वेडनेसडे, और फिर उसके बाद 20 को पड़ेगा थर्सडे, और 21 को पड़ेगा फ्राइडे। तो 21वीं तारीख को तो फ्राइडे हो गया, और अब वहां से 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद का मतलब वही 5वां दिन आप जोड़ लीजिए। तो फ्राइडे से जब आप 5 दिन जोड़ेंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 100 का सी। तो समझ में आ गया, आप ऐसे 7-7 दिन जोड़ते जाओगे तो आपको सेम डे रिपीट मिलेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टीचिंग को अगर हम किसी कोडिंग में चीटिंग लिखते हैं तो आप ग्रेडियंट को क्या लिखेंगे। तो आप इसकी रीजनिंग को आप लगा सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको नंबरिंग यहाँ पे कर देनी है। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी रहेगा, तो उत्तर को क्या कहोगे। तो अब एक इस तरीके से मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन बना देता हूँ आपके लिए, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण पूर्व आपका ये है, और अगर इसको ईस्ट कहा जा रहा है तो दक्षिण पश्चिम, जो कि ये दक्षिण पश्चिम है, और अगर इसको आपसे कहा जा रहा है कि साउथ हो गया, तो भाई ईस्ट के ऊपर ही तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा। तो नॉर्थ को क्या कहोगे, दक्षिण मतलब उत्तर पूर्व कहोगे। तो ये रहा ए ऑप्शन 102 का। अगले प्रश्न को देखते हैं, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है, तो ये प्रश्न बताता है। तो फिर से जरा आप इस प्रश्न को देख सकते हो कि इसकी जो डायग्राम होगा, कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह जो है किस तरफ है, पूरब की ओर है। ठीक है, हमने मान लिया कि चलिए पूरब की ओर इसका मुंह है, ईस्ट की ओर। अब यहाँ से वो बाएं की ओर चलता है, किधर चलता है, ऊपर की ओर चलता है, बाएं साइड में चलता है, यानी इसका बायां तो इधर हो जाएगा, और 10 मीटर चलता है, कितना, 10 मीटर। फिर यहाँ से वो दायां घूमता है, फिर दायां घूम गया और 5 मीटर चला वो। अब यहाँ से वो 5 मीटर दक्षिण की ओर, तो यहाँ ध्यान देना, ये 10 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर ही पूरा, तो ये 5 मीटर चल गया। अब यहाँ से वो फिर से 5 मीटर पश्चिम की ओर आता है और फिर यहाँ पे आ गया, तो ये इसका मूल स्थान था, और इधर जो है कि उत्तर साइड में वो चल रहा होगा, यानी अब वो वर्तमान में उत्तर साइड में देखने को मिलेगा उसका उत्तर। तो क्या मिलेगा, उत्तर साइड मिल गया। अगला प्रश्न है, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो जरा इसको प्रैक्टिकली समझिए कि वह मेरे पिता की पत्नी, यानी कि उसकी माँ हो गई, इस आदमी की माँ हो गई, इसका इकलौता पुत्र ये स्वयं हो गया, और इस पुत्र की पुत्री ये इसकी लड़की हो गई। तो इसकी क्या हो गई, ये लड़की हो गई। इस तरीके से बहुत आसानी से आप इस संबंध को निकाल सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न होते हैं दोस्तों। यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है, नीचे से 15वां है, तो बताइए कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने थे। तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। तो यहाँ पे टोटल पूछ रहा है, तो आपको लेफ्ट और राइट पोजीशन दी हुई है, तो 16 प्लस 15 और माइनस के 1, क्योंकि हम एक ही पोजीशन तो काउंट करेंगे, दो तो एक साथ नहीं करेंगे। तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 हो गया, क्योंकि 16 में से एक मैंने घटा दिया, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो गया। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। चौथे स्थान पे आएगा आपका आवास। ठीक है, इसको अल्फाबेटिकली आप लोग सेट कर लेना। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो सार्थक क्रम क्या होगा, पहले आप बीज रखोगे, बीज से पौधा तैयार होगा, पौधे से फल तैयार होगा, और फल से हमें भोजन मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले बीज से आप शुरुआत करो, और बीज के बाद आप लेके आओ पौधा, पौधे के बाद फल, और फल के बाद भोजन। तो 107 का सी हो गया। अगले क्रम को देखते हैं, तो इसको जब आप कूट को भरेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप रखिएगा, तो आपका ये सेट हो जाएगा पूरा। यहाँ पे अगला प्रश्न है 3, 7, 23, 95। अब अगली संख्या को पूछा जा रहा है, तो ये किस तरीके से होगा। अगर आप देखोगे 3 में गुणा अगर हम 2 की करें, 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 1 7। और इसी तरीके से अगर मैं आगे करूं, अब 2 की जगह 3 की गुणा करूं तो 7 या 21 और प्लस 2 जोड़ दूं तो 23 हो गया। अब 23 की गुणा मैं 4 में करूं तो 23 चौका करूंगा और फिर 92 हो जाएगा, और फिर 3 जोड़ दूंगा तो 95। इसी तरीके से 95 में आखिर क्या करूं, 5 की गुणा करूं और 4 जोड़ दूं तो 479 आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब लेक को PEOI लिखा जा रहा है, तो मीट को क्या लिखेंगे। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, बस इनकी वैल्यू को आप रखिए। लेक की वैल्यू 12 है, 1, 11 है, 5, और फिर आगे आप इसको कंपैरिजन कर लेंगे तो सिमिलरिटी के बेस पे आप देखेंगे
QIEX, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं यूपी स्पेशल पे भी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? कर्क रेखा का इसका निकट होना, पत्थरों और पहाड़ियों की अधिकता, जल संसाधनों कमी, या सभी? तो सभी हो जाएगा। ये सभी फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं क्या? अच्छा, यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पूछा है सर्वाधिक तापमान की बात हो रही ना, तो केवल और केवल कर्क रेखा के निकट, यहाँ पे जल की कमी से कोई मतलब नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भाबर क्षेत्र का विस्तार देखने को नहीं मिलता है? सहारनपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, गोरखपुर। तो आप देखेंगे कि गोरखपुर हो जाएगा, क्योंकि ये तराई के क्षेत्रों में नहीं माना जाता है एक तरीके से, तो यहाँ पे भाबर क्षेत्र में ये नहीं आता है। एक पतली सी पट्टी होती है जो सहारनपुर से शुरू होते हुए चली जाती काफी अंदर तक। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है? धनुष आपको देखने को मिलता है, तीर भी देखने को मिलता है, मछली भी देखने को मिलेगी, लेकिन सारस देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, जो कि रेगुलर आप लोग देखते हैं, फिर भी शायद कुछ लोग न जान पाए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण का केंद्र प्रयागराज में स्थित है। दोनों ही बातें सही है यहाँ पर दोनों बातें। अच्छा, एक प्रश्न छूट गया, उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है, तो ऐसा नहीं है, उन्नाव में नहीं बल्कि कन्नौज में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन पुष्प इत्र का जो निर्माण होता है कन्नौज में होता है, तो तीसरा तो वैसे भी गलत हो गया, तो सी मैंने बता दिया आपको, एक और दो दोनों सही है। अगला यहाँ पे मिलान करना है, उद्योग है और केंद्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सिगरेट का निर्माण क्या गाजियाबाद में होता है? बिल्कुल सही बात है। बेंत की छड़ियाँ बरेली में बनती है। दरी निर्माण मिर्जापुर में, जिसको हम कालीन भी कहते हैं, और कालीन भैया थे मिर्जापुर वेब सीरीज में। मिट्टी के खिलौने दोस्तों अलीगढ़ में नहीं बनते हैं, जिसको हम टेराकोटा कहते हैं, ये मुख्य रूप से आपके गोरखपुर में देखने को मिलते हैं और आगरा में। लेकिन अलीगढ़ जो फेमस है वो ताला उद्योग के लिए फेमस है, और मिट्टी के खिलौने को हम टेराकोटा भी कहते हैं, ये गोरखपुर और आगरा के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 116 नंबर, बेतवा नहर के बारे में है, तो पढ़ लेते हैं इसको भी जरा। बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? तो देखिए, बेतवा नहर आपके निकलती है ललितपुर की जोन से, तो यहाँ बांदा इससे लाभान्वित नहीं होता, बाकी झांसी, हमीरपुर, जालौन, ये सभी के सभी जो है कि इससे लाभान्वित होते हैं। और बेतवा आपके उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नहर भी है। अगला प्रश्न है, फ्रिएटोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थल में, यानी कि जो रेतीली भूमि होती है वहां पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। तो क्या ये तीनों ही स्थित हैं? जी बिल्कुल, ये तीनों ही स्थित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है, तो 119 का हो जाएगा डी, तीनों ही सही है। कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है? तो कर्मा आपको देखने को मिलेगा खरवार जनजाति का, जो सामान्यतः सोनभद्र और ये मिर्जापुर के क्षेत्र में देखने को मिलती है। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क करने वाला प्रथम राज्य बन चुका है? तो ऐसा काम हरियाणा ने किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मार्च 2023 में किस राज्य ने थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित कर लिया है? तो तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 123, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला, जो कि आहार 2023 के नाम से शुरू किया गया था, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। अब ये करंट अफेयर्स है, इसमें बस सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना की गई? तो ये भारत में स्थापित किया गया। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया है। अगला है, प्रसिद्ध टाइम पत्रिका मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में किन दो स्थलों को, भारत के स्थलों को जो है कि जगह मिली? तो एक तो इसमें मयूरभंज आपको देखने को मिलेगा और एक आपको देखने को मिलेगा लद्दाख, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूची में फिनलैंड को पहला स्थान और भारत को 126वां स्थान दिया गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो वो न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2023
में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट श्री अन्न 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान था? तो 8वां स्थान था। क्वेश्चन नंबर 131 है अगला। मार्च 2023 में कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी है? क्योंकि अभी तक जो भी वंदे भारत चल रही थी, एक जैसे बनारस से दिल्ली चलाई जा रही है, इसी तरीके से अब बिहार में भी अब शुरू कर दी गई पटना से, तो इसमें देखना है कि कौन पहली महिला थी जो वंदे भारत चला रही है। तो सुरेखा यादव। कौन थी ये? सुरेखा यादव थी। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप में निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया और ऐसा करने वाले वो पहले विदेशी नेता बन गए? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे और इनका जो नाम है, अभी G20 में भी ये भारत आए थे, एंथनी एल्बनीज। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का यानी LDC शिखर सम्मेलन दोहा कतर में हुआ और इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर किया गया? तो भूटान को कर दिया गया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब भूटान विकासशील देश की ओर आगे बढ़ चुका है, अल्प विकसित से आगे बढ़ चुका है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। मार्च 2023 में भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन का समापन यानी कि ये जो संपन्न हुआ कहाँ पर हुआ? तो कुआलालंपुर में हुआ। और कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे या मैं भी ये बता दूं? तो चलो, इतना तो आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप बता लेंगे। अगला प्रश्न है 135। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई और इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया? तो 2030 तक हम निर्यात को $2 ट्रिलियन तक करेंगे। मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 137। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के पहले पब्लिक रेलवे नेटवर्क का रोपवे नेटवर्क का आधारशिला रखी गई? तो ये वाराणसी में है, जो कि लगभग 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से। गोदौलिया जो कि एक टूरिस्ट प्लेस की तरफ बढ़ता है, उस लोकेशन पे कवर किया गया है। और मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है? तो सालिजा धामी को नियुक्त किया गया है। और सेकंड लास्ट प्रश्न यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इस सीरीज़ के लिए आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अपनी कमियों पे काम करने का एक मौका मिले कि हाँ, आप लोग जो भी फीडबैक देंगे उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या सुधार करने की और आवश्यकता है। और जो भी आपके सजेशन हो बिल्कुल दीजिएगा, हम वो उस सजेशन पे काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? युद्ध अभ्यास और देश। ऑफिनडेक्स की बात करेंगे तो ये भारत और 23 दक्षिण अफ्रीकी देश हैं। फ्रिंजेक्स की बात करेंगे तो भारत और फ्रांस। खंजर की बात करेंगे भारत किर्गिस्तान। बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करेंगे तो भारत और जापान। तो यही गलत है, क्योंकि जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये भारत और सिंगापुर के साथ किया जाता है, न कि जापान के साथ। जबकि भारत जापान के साथ हम धर्म गार्जियन करते हैं। क्या करते हैं? धर्म गार्जियन करते हैं। और लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का दोस्तों, तो ये GS पेपर 3 आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। और अगली क्लास GS पेपर हिंदी के 3rd पेपर की क्लास मिलेगी आपको। मार्च 2023 में SCO पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ पे संपन्न किया गया? तो SCO के जो पर्यटन प्रशासन थे वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसकी मीटिंग्स की गई थी। तो ये था आपके लिए आज का जो है कि सेशन। कैसा रहा सेशन आज का? उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने जो है कि काफ़ी एंजॉय किया होगा इस सेशन को। तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन इस तरीके से मिलती रहे। और इसकी PDF के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।